देखो बच्चों, आज हम लोग फिर चैप्टर 6 में तत्वों का डिस्कशन पढ़ेंगे। देखिए, तत्वों का डिस्कशन में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले ये बताया। देखिए, तत्वों का डिस्कशन में पहले बात किया अयस्क क्या है, अयस्क क्या है, खनिज क्या है, ये सब सारा बात हम लोग कर चुके हैं। खनिज क्या है? जो भूपट्टी पर पाए जाने वाला पदार्थ जिसमें धातु हो उसे खनिज कहेंगे, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला। लेकिन उस खनिज में से धातु को, उन खनिजों में से जिस खनिज से धातु को आसानी पूर्वक तथा सुविधा पूर्वक निकाला जाए और कम खर्च में निकाला जाए उसे अयस्क कहेंगे। बहुत सारे तत्वों का हमने क्या किया है, शुरुआतों के लेक्चर में, शुरुआतों में ही आपको अयस्क का नाम दे दिया है। अब उस अयस्क से हमें धातु निकालना है। कैसे निकालते हैं? तो बाबू सबसे पहला काम क्या है कि अयस्क को जो खनिज से, खदान से निकालेंगे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है क्रशर मशीन के द्वारा। फिर इसके बाद बॉल मिल के द्वारा उसको पाउडर बनाया जाता है। जब पाउडर बना लिए तब उसमें से हमें क्या करना होगा, उसमें भी अशुद्धियां उपस्थित होता है। उस अशुद्धियां को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। जब गैंग या मैट्रिक्स होगा, उस गैंग या मैट्रिक्स को निकालने का भी प्रक्रिया होगा। उस प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। या अयस्क में जो अशुद्धियां उपस्थित होती है उसे गैंग कहते हैं। इन अशुद्धियां को निकालने का जो प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं, सांद्रण कहते हैं। अब चूंकि ये सांद्रण करने का कई एक प्रक्रिया, कई एक प्रकार है, एक प्रकार नहीं है बाबू, कई एक प्रकार है। अब ये निर्भर करता है आपका कि अयस्क कौन सा है, अयस्क की प्रकृति कैसा है, अयस्क में जो अशुद्धियां उपस्थित है उसकी प्रकृति कैसा है। अयस्क भारी है और अशुद्धियां हल्का है तो गुरुत्व पृथ्वीक्रम के द्वारा उसको हटा लेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर अयस्क में सल्फाइड हो तो उसे झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा उसे सांद्रित करेंगे। अगर अयस्क चुंबकीय हो और अशुद्धियां अचुंबकीय हो तो चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा करेंगे। तो बाबू ये आपका दिमाग में आपको आना चाहिए कि अशुद्धियां कैसा है, अयस्क कैसा है, दोनों की प्रकृति कैसा है। उसके प्रकृति के आधार पे हम लोग सांद्रण को चुनाव करेंगे, सांद्रण का चुनाव करेंगे। हम लोग आज बात कर रहे हैं बाबू कॉपर का निष्कर्षण। देखिए, कॉपर का निष्कर्षण में सबसे पहला चीज है कि कॉपर का मुख्य अयस्क कौन कौन सा है। तो बाबू क्यूपराइट है Cu2, फिर इसके बाद मैलाकाइट है CuCO3, CuOH का होल्ड। अगर इस कॉपर कार्बोनेट में 2 से गुना कर दे तो एजुराइट हो जाएगा। बस कुछ नहीं, आपको मालाकाइट में क्या करना है, 2 से गुना कर देंगे तो एजुराइट हो जाएगा। अब कॉपर पायराइट CuFeS2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। कॉपर पायराइट कई बार आपको एग्जाम में पूछा हुआ है कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होगा, या कॉपर का मुख्य अयस्क लिखिए तो कॉपर पायराइट लिखेंगे। फिर इसके बाद कॉपर गैलेंस हो गया। अब इसके बाद Cu2S। अब इनमें से बाबू रे सबसे मुख्य अयस्क कॉपर पायराइट है। अगर बोलेगा कि कॉपर का डिस्कशन किस अयस्क से किया जाता है तो बोलेंगे कॉपर पायराइट से करेंगे। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या है, CuFeS2 करना है। अब इसके बाद हमको कि आखिर कॉपर का देखिए सल्फाइड अयस्क है ये, तो सल्फाइड अयस्क से परिवर्तन करना है कॉपर में। तो कैसे करेंगे बाबू, कॉपर का जो सल्फाइड अयस्क है, उस सल्फाइड अयस्क का को कॉपर में निम्नलिखित पदों के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो पहला पद तो आपका यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो अशुद्धियां है उसको निकालना है। पहला पद क्या है कि सबसे पहला पद क्या है, उसमें से जो अशुद्धियां है उसको निकालना पड़ेगा। जो अशुद्धियां है उसको निकालने की प्रक्रिया को सांद्रण कहते हैं। अब ये चूंकि सल्फाइड अयस्क है तो इसका सांद्रण करने के लिए झाग उत्प्लावन विधि है हमारे पास, यानी कि हमारा पहला विधि, यहाँ पे पहला स्टेप खत्म हो जाता है और वो क्या है, सांद्रण। सांद्रण क्या है बाबू, तो हम लोग बोलेंगे अयस्क का, चूंकि सल्फाइड अयस्क है इसलिए इसका सांद्रण करने के लिए झाग उत्प्लावन विधि का प्रयोग करेंगे। यानी कि अयस्क को झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा सांद्रित किया जा सकता है और किया जाता है। तो आपको समझ में आया बाबू? तो पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखो बाबू,
पद एक में क्या किए बाबू, हमने तो ये बोला कि सल्फाइड अयस्क से करेंगे। अब ये सल्फाइड अयस्क से करेंगे, सल्फाइड अयस्क से करेंगे, सल्फाइड अयस्क से करेंगे ना। तो जब सल्फाइड अयस्क से करेंगे बाबू, तो सबसे पहला काम क्या है कि सांद्रण करना है। सांद्रण करने से क्या होगा, जो अशुद्धियां बाहर निकालेंगे। तो उसमें तो सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है, तो बाबू सल्फाइड अयस्क से धातु नहीं निकाल सकते, पर तब उसको दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, उसको ऑक्साइड में बदलेंगे। तो हमने बताया हुआ है कि जब कोई भी अयस्क को उसको ऑक्साइड में बदलने के लिए या तो निस्तापन किया जाता है या तो जारण किया जाता है। जब सल्फाइड अयस्क होगा तो उसका हम जारण करेंगे। तो जारण करेंगे तो जब जैसे ही हम जारण करेंगे तो ये आयरन पाइराइड अयस्क क्या करेगा कि ये कॉपर का सल्फाइड बन जाएगा और ये आयरन का सल्फाइड बन जाएगा, और ये जो सल्फर है वो ऑक्सीजन बन के बाहर निकल जाएगा। ये कॉपर का सल्फाइड और ये आयरन का सल्फाइड आंशिक रूप से क्या करेगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाएगा तो सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा। ये कॉपर सल्फाइड है, ये भी ऑक्साइड में बदल जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोले कि दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग जारण करेंगे। तो जारण में क्या होगा कि हम लोग उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में परावर्तनीय भट्ठी में गर्म किया जाता है। जारण या निस्तापन हमने बताया है बाबू कि जारण और निस्तापन दोनों परावर्तनीय भट्ठी में किया जाता है। निस्तापन में ये होता है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है और जारण में ऑक्सीजन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। बस यही दोनों में अंतर है। जारण करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन देंगे, जैसे ऑक्सीजन देंगे तो इसको करने के लिए परावर्तनीय भट्ठी में किया जाता है। और परावर्तनीय भट्ठी में क्या करेगा कि कार्बन जो कॉपर का पाइराइट है एफीएस और CO2 में परिवर्तित हो जाएगा, और ये एफीएस और CO2 भी आंशिक रूप से क्या कर जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। किसमें, कॉपर के ऑक्साइड में और आयरन के ऑक्साइड में। तो आप हम कहेंगे आप इसे पहले नोट कर लो, तो इसके बाद पहले 3 करते हैं। अब देखो बाबू, देखो आपने क्या किया, सबसे पहले सबसे शुरू से समझे। सबसे शुरू से आपने क्या किया कि सबसे पहले आप कॉपर पर डिस्कशन कर रहे हो। तो कॉपर का डिस्कशन के लिए कौन कौन सा मुख्य अयस्क है, तो क्यूपराइट है, एजुराइट है, मैलाकाइट है, कॉपर पाइराइट है, क्यूपराइट है, ठीक है, कॉपर ग्लैंस है। लेकिन इनमें से कॉपर किससे निकालते हो, तो पाइराइट से निकालते हैं। तो जब कॉपर पाइराइट से निकालते हैं तो बाबू कॉपर पाइराइट से निकाला जाता है, तो सबसे पहला इसको एक स्टेप में डायरेक्ट नहीं कॉपर पाइराइट से कॉपर चुन के नहीं निकालेंगे, कई प्रक्रिया से गुजरना होता है। तो इसमें पहला प्रक्रिया क्या है कि इसमें अशुद्धियां उसको निकालना है। तो कॉपर पाइराइट में सल्फाइड अयस्क है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, सल्फाइड अयस्क का साधन करेंगे। तो सल्फाइड अयस्क का साधन किसी के द्वारा करते हैं, तो झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा करते हैं। झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्क का साधन कर लेंगे। और साधन करने के बाद जो हमारा सांद्रित अयस्क बना, जो बना है सांद्रित अयस्क, उसमें से कुछ अशुद्धियां बाहर निकल गया है। अब उस अशुद्धियां से क्या करेंगे हम लोग, उसमें हम क्या करेंगे, उसका जारण करेंगे। जारण या उसी का नाम भर्जन भी है। भर्जन या जारण में क्या होता है कि अयस्क को आप हीट करते हो, गर्म करते हो। तो किसमें गर्म करते हो, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करेंगे। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो कॉपर क्या करेगा, ऑक्साइड को आगे, तो कॉपर का सल्फाइड और आयरन का सल्फाइड बनेगा। अब ये दोनों सल्फाइड जो है आंशिक रूप से ऑक्साइड में यानी कॉपर का ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड में क्या कर जाता है, आंशिक रूप से क्या कर जाता है, ऑक्सीकृत कर जाता है। ये नहीं पद 2 की बात हुआ। पद 3 में अब हम लोग करते हैं प्रगलन। प्रगलन का मतलब होता है अवकरण एक तरह का। तो क्या करेंगे कि अब जो हमारा जो जालित अयस्क है उसको एक बत्तिया भट्ठी में डाल देंगे। बत्तिया भट्ठी क्या होता है, स्टील का बना होता है। उसके अंदर में ईंट का मतलब जो अग्नि ईंट, जिसको मतलब कि वो आग को सहन कर सकता हो, वैसे ईंट का अस्तर लगा रहता है, ठीक है ना। बत्तिया भट्ठी में प्रबलता से करेंगे। बत्तिया भट्टी स्टील का बना होता है जिसके अंदर अग्नि ईंट का अस्तर लगा रहता है, अंदर के अस्तर में अग्नि ईंट लगा रहता है, वैसे जो भी। अब एक चीज बताते हैं कि आप इसमें क्या करोगे, जो बत्तिया भट्टी में आप डालोगे, तो बत्तिया भट्टी में दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको बालू भी डालना पड़ेगा, यानी कि सैंड या सिलिका डालना पड़ेगा, और साथ साथ कोक भी डालना पड़ेगा। ये सैंड का काम क्या है सर, तो हम बोले बाबू बहुत ऐसा शुद्धि होता है जिसको गलाना होता है, और गलाने के लिए जो बाहर से पदार्थ डाला जाता है उसको फ्लक्स बोलते हैं, आपको पढ़ाया चुका है।
और मालूम है कि प्लस और अशुद्धियां यानी गैंग आपस में मिलता है तो धातुमल बनता है। जो कचरा जिसको बोलते हैं कचरा को हटाना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बाबू कि हम बत्तिया भट्टी में जब डालेंगे शांतिदेश को तो उसमें हम सैंड या सिलिका भी डालेंगे, सैंड या सिलिका डालेंगे और उसमें कोक भी डालेंगे। तो क्या होता है जैसे आप डालें तो क्या, और उसके नीचे से हवा का झोंका भी डालेंगे। हवा का झोंका यानी गर्म हवा का झोंका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे गर्म हवा का झोंका डालोगे तो इसमें दो तरह का परिवर्तन होगा। पहला परिवर्तन में क्या होगा कि जो फेरस सल्फाइड जो है वो फेरस सल्फाइड जो है, देखिए यहाँ पे फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में बदल जाएगा। फेरस सल्फाइड किसमें बदल जाएगा? फेरस ऑक्साइड में। और जब ये फेरस ऑक्साइड में बदल गया, ये इस सैंड के साथ यानी सिलिका के साथ संयोग करके अब ये अशुद्धि हो गया और सिलिका फ्लक्स हो गया। सैंड और ये सिलिका आपस में संयोग कर जाएगा और बना देगा धातुमल, फेरस सिलिकेट। फेरस सिलिकेट यानी धातुमल का निर्माण कर। अब ये धातुमल का निर्माण कर दिया। अब इसमें बाबू कुछ क्यूप्रस जो सल्फाइड है वो भी किसमें बदल जाता है? कॉपर के ऑक्साइड में। यानी कि आप प्रगलन में क्या किए, दो प्रकार का परिवर्तन होगा। दो प्रकार का परिवर्तन होगा। पहला परिवर्तन तो ये है कि आप सबसे पहले जालिद जो अयस्क है जिसका आप जारण किए हैं उस जालिद अयस्क को आपने क्या किया, बत्तिया भट्टी में डाला। जो स्टील का बना होता है उसके अंदर ईंट लगा होता है, अग्नि वाला ईंट रहता है, अग्नि ईंट होता है, फायर ब्रिक भी बोलते हैं उसको। अब उसमें क्या करते हैं कि नीचे से हवा का झोंका देंगे। तो जब हवा का झोंका देंगे तो सरल सी बात है बाबू, हवा का झोंका देंगे तो आप जो डाले हो उसमें कॉपर सल्फाइड डाले हो तो कॉपर सल्फाइड किसमें बदल जाएगा? हवा डालेंगे तो कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा। और ये जो कॉपर का सल्फाइड, आयरन का सल्फाइड आयरन का ऑक्साइड में बदलेगा। ये कॉपर का सल्फाइड कॉपर के सल्फाइड में बदलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आयरन का सल्फाइड है तो आयरन का जो ऑक्साइड है वो सिलिका के साथ संयोग करके धातुमल आयरन सिलिकेट बना देता है। आयरन सिलिकेट भी बोलते हैं या फेरस सिलिकेट भी बोलते हैं और ये धातुमल का निर्माण कर देता है। देखो बाबू हम लोग क्या बात किए कि प्रगलन कर रहे थे। तो प्रगलन कर रहे थे बाबू, तो प्रगलन में क्या करते हैं? सैंड डालते हैं, बत्तिया भट्टी में डालते हैं, ऑक्सीजन नीचे से देते हैं। तो ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा? जो ऑक्सीजन देंगे तो क्या होगा? जो सल्फाइड अयस्क है वो ऑक्साइड में बदलेगा और जो ऑक्साइड है सिलिका दे देंगे हम। जो सिलिका दे देंगे उस सिलिका से संयोग करके धातुमल बना देगा, ये गल जाएगा। अच्छा, जो कॉपर सल्फाइड भी है वो भी क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा। कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ पे आपका खत्म नहीं होता है। अब जैसे आपका बी आएगा बाबू, बी ये तो ए में हुआ। अब यहाँ पे बी में क्या होता है कि जो ये जो सल्फाइड है ना, ये इसका प्यार बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन के प्रति। ये ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके आयरन का ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है। किसकी तुलना में? तो कॉपर की तुलना में। तो जानते हो क्या होता है? जैसे ही बेचारा ये कॉपर ऑक्साइड जो बना भी है तो उसमें सल्फाइड क्या करता है? इसका ऑक्सीजन को छीन लेगा। आयरन इसके ऑक्सीजन को छीन लेगा और खुद सल्फाइड बना देगा, खुद ऑक्साइड बना देगा और ये बेचारा सल्फाइड हो जाएगा। और ये ऑक्साइड किससे बदल जाएगा? सिलिका में बदल जाएगा, धातुमल बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर कि जो सल्फाइड जो बना है बाबू, आयरन का सल्फाइड है, कुछ बचा खुचा जो आयरन का सल्फाइड है वो सल्फाइड क्या ऑक्साइड, कॉपर के ऑक्साइड का ऑक्सीजन को ले लेगा। काहे ले लेगा? क्योंकि आयरन का जो है ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है। अब जब बहुत ज्यादा प्यार है तो इसका ऑक्सीजन को ले लिया। अब ले लिया तो क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया बाबू कि ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड बदल गया और ये सल्फाइड हो गया और यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड बना। ये आयरन का ऑक्साइड सिलिका से संयोग करके धातुमल बना। यहां तक तो हो गया बाबू। ये धातुमल हल्का होता है। धातुमल क्या होता है? हल्का होता है। और ये जो कॉपर के सल्फाइड है, आयरन के सल्फाइड है, ये सब भारी होते हैं। तो ये सब सल्फाइड और आयरन के सल्फाइड और कॉपर के सल्फाइड क्या कर जाएंगे? नीचे चले जाएंगे और ये धातुमल क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा। इसका मतलब कि बत्तिया भट्टी में दो लेयर बन जाएगा, दो परत बन जाएगा। ऊपर का परत धातुमल हो जाएगा, नीचे का परत कॉपर का और आयरन का सल्फाइड हो जाएगा। जो ऊपर का परत धातुमल है उसको हम बाहर निकाल लेंगे कचरा के रूप में, नहीं
उसको उसको वेस्टेज के रूप में, वेस्टेज बोलते तो वेस्टेज बोले तो कचरा, कचरा के रूप में उसको बाहर निकालेंगे, यानी धातुमल ही है, इसको बाहर निकाल लिया जाता है। अब इसके बाद हमारा जो नीचे का परत में दो चीज बचा, कॉपर सल्फाइड और आयरन का सल्फाइड। बाबू रे, इसको आप कॉपर मैट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉपर मैट। यानी बत्तिया भट्टी में जब गलेगा बाबू, आप गर्म किए हैं तो दो परत में बनेगा। पहला परत को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बता दो। ऊपर का परत को धातुमल और नीचे का परत को क्या बोलेंगे, कॉपर मैट। ये आपसे बार बार पूछेगा कि कॉपर मैट में क्या क्या होता है, तो आप इसे पहले आप इसे नोट कर ले, तो हम इसके बाद जो परिणाम होता है उसको हम लिखेंगे। तो आप पहले से नोट। अब देखो बाबू, देखो देखो, हम लोग तो शुरू से करें। पहले हम लोग जारण किए, पहले हम लोग साधारण किए, तो साधारण किस विधि से? झारोत्तोलन विधि से। फिर इसके बाद जारण किए तो कहाँ किए? परावर्तनीय भट्ठी में किए। किसके द्वारा? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो उसमें क्या हुआ, जो सल्फाइड था वो ऑक्साइड में बदल गया, और जो ऑक्साइड था बाबू जो कॉपर के जो सल्फाइड था वो भी ऑक्साइड में बदल गया। अब इसके बाद जब हम जो जारण किए उसको परावर्तनीय भट्ठी में डाला, परावर्तनीय भट्ठी में बालू डाला, कोक डाला, उससे क्या हो गया कि जो बाबू उसमें दो तरह का काम होता है, दो तरह का परिवर्तन होता है। पहला तो परिवर्तन हुआ कि जो सल्फाइड है वो ऑक्साइड में बदल गया, और जो ऑक्साइड है वो सिलिका में बदल गया। वो क्या बदल गया? वो सिलिका ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है, SiO2 से धातुमल बना दिया, और इसमें धातुमल बना दिया। और कुछ जो है कॉपर का सल्फाइड में ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आयरन का जो प्रवृत्ति है ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा है कॉपर की तुलना में। तो जो कॉपर का ऑक्साइड बना था उसको भी किसमें बदल दिया? कॉपर के सल्फाइड में। नहीं, तो अब इसके बाद कॉपर के सल्फाइड में बदल दिया, तो जिसके चलते बाबू दो परत का निर्माण हो गया। पहला परत हो गया ये धातुमल वाला, और दूसरा परत हो गया बाबू, दूसरा परत हो गया आपका कॉपर मैट का। जो धातुमल है जो हल्का है ऊपर रह गया, और कॉपर मैट भारी हो गया वो नीचे हो गया। अब इसमें आपको याद रखना है कि कॉपर मैट में क्या क्या चीज होता है। तो याद रखना है कॉपर मैट में दो चीज होगा, कॉपर का सल्फाइड और आयरन का सल्फाइड। याद रखना इस चीज को कि कॉपर मैट में क्या क्या होता है, कॉपर का सल्फाइड और आयरन का सल्फाइड। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, प्रज्वलन के परिणाम स्वरूप बत्तिया भट्टी के पेंदी में दो पृथक गलित परत का निर्माण हो जाता है। ऊपर का परत धातुमल होता है जिसे हटा दिया जाता है, जबकि नीचे के परत को कॉपर मैट कहते हैं। नीचे परत को क्या कहते हैं? कॉपर मैट कहते हैं। कॉपर मैट में फेरस सल्फाइड तथा क्यूप्रस सल्फाइड होता है, इसको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि कॉपर मैट में क्या क्या होता है, क्या क्या उपस्थित होता है। कॉपर मैट में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है जल्दी बता दो। फेरस सल्फाइड और दूसरा क्यूप्रस सल्फाइड। अब ये जो कॉपर मैट है, हम धातुमल को हटा दिए, अब धातुमल को हटा दिए, धातुमल अब हमारे पास बचा कॉपर मैट। इस कॉपर मैट को एक बेसिमल परिवर्तक में डालेंगे, कॉपर मैट को बेसिमल परिवर्तक में डालेंगे। इसलिए बाबू तो बेसिमीकरण के लिए, किसके लिए? बेसिमीकरण के लिए डालते हैं हम लोग। तो किसके लिए डालते हैं? बेसिमीकरण, बेसिमरीकरण बोलते हैं उसको, मरीकरण के लिए डालते हैं। बेसिमरीकरण के लिए हम लोग उसको कॉपर मैट में कहाँ डालेंगे बाबू? बेसिमीकरण में डालेंगे। जो कैसा होता है? स्टील का बना होता है। किसका बना होता है बाबू? स्टील का बना होता है, और इसमें अंदर से सिलिका का परत होता है। क्या होता है? सिलिका का परत होता है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं बाबू? इसमें सिलिका का परत होता है, इसमें हम वायु का झोंका देते हैं और बालू डालते हैं, यानी सिलिका डालते हैं। तो जैसे ही सिलिका डालेंगे तो बाबू कॉपर का निर्माण होगा, उसके लिए निम्न अभिक्रिया होता है। तो देखो क्या होता है, जो आयरन कुछ बचा होगा, आयरन का जो सल्फाइड बचा होगा वो ऑक्साइड में बदल जाएगा। आयरन का जो सल्फाइड है किसमें बदल जाएगा? ऑक्साइड में बदल जाएगा। और ये ऑक्साइड क्या होता है बाबू? सिलिका के रूप में, सिलिका के रूप में क्या होता है? धातुमल के रूप में, उसको धातुमल के रूप में हो जाएगा।
अब यहाँ पे कॉपर का जो सल्फाइड है वो भी ऑक्साइड में बदल जाएगा, और ये कॉपर के ऑक्साइड और कॉपर के सल्फाइड ये आपस में स्वतः अवकरण हो जाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप कॉपर निर्माण हो जाता है, और कॉपर निर्माण हो जाता है और SO2 बन जाता है। तो आपको बोलेगा कि स्वतः अवकरण कहाँ होता है, तो बाबू रे कॉपर मैट में होता है, बेसिमीकरण में होता है। बेसिमीकरण में क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड दोनों एक दूसरे को स्वतः अपने आप खुद से अवकृत कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कॉपर और SO2 बनता है। अब यहाँ पे हमें याद कर लेना है, Cu2O का अवकरण होगा Cu में, और Cu2S का SO2 में ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी SO2 बन के बाहर निकल गया, S जो है SO2 बन के बाहर निकल गया, कॉपर हो गया, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है उसका अवकरण हो गया, लेकिन अवकरण इससे बाहर निकल दिया, ये भी कॉपर बच गया। यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, और यहाँ से सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से संयोग करके बाहर निकल गया, यानी कि यहाँ पे भी कॉपर बचा और यहाँ पे भी कॉपर बचा, 2 दूनी 4 कॉपर और 2 कॉपर 6 कॉपर हो गए। अब यहाँ में बात खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कॉपर क्या हो गया, भारी हो गया बाबू, कॉपर भारी हो गया नीचे चला गया, धातुमल हल्का हो गया ऊपर आ गया। हम इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बेसेमर परिवर्तक जो है आपका ठीक उसी तरह से होता है जैसे ढलाई के समय जो मिक्सर सीमेंट मिलाने वाला मशीन की तरह होता है, ठीक उसी तरह का आकार, सब कुछ उसी तरह का। उसको आप ऐसे झुका भी सकते हो, ऐसे मोड़ के झुका भी सकते हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर है, झुका करके इसको धातुमल को अलग कर देंगे, और फिर इसके बाद जो ये कॉपर बचा, इस कॉपर को हम क्या करेंगे कि बाबू कॉपर को आप क्या करोगे कि इसे बालू के सांचे में स्थानांतरण कर देंगे। अब बताइए इसमें क्या है, SO2 है क्या, तो SO2 है, तो SO2 बाबू आप इसको ठंडा करेंगे तो SO2 बाहर निकलेगा। तो जैसे आप हलवा बनाते हो तो क्या देखते हो कि कैसे हलवा जब भी हम लोग बनाते हैं घर में, तो देखो सूजी का हलवा बनाएंगे तो जब पक जाएगा तो क्या होगा, ऐसे सबसे पहले बुलबुला उठेगा, और बुलबुला फूटेगा तो यहाँ से गैस निकलेगा। तो ठीक उसी तरह से SO2 भी क्या करता है, पहले गैस का एक बुलबुला बनाता है, और बुलबुला फूटता है तो यहाँ से SO2 गैस बाहर निकल जाता है। लेकिन उसीकरण के दौरान कभी कभी क्या होता है कि SO2 बाहर नहीं निकल पाता है। बाहर जब नहीं निकल पाता है तो ऐसे एक बुलबुला का आकार, यानी फोड़ा का आकार, जिसको फोड़ा बोलते हैं, फोड़ा जब जल जाता है तो कैसे फोड़ा उठ जाता है, तो ये फोड़ा का आकार ग्रहण कर लेता है। इसीलिए कॉपर को फफोलेदार कॉपर भी कहते हैं। ऐसे कॉपर को क्या कहेंगे, जल्दी बता दो, फफोलेदार कॉपर। ये आपसे पूछा जा सकता है कि फफोलेदार कॉपर का निर्माण किस तरह होता है, तो हम लोग किसके आकार से, SO2 के फंसने के कारण, ऑक्सीजन फंसने के कारण, सल्फर फंसने के कारण, तो किसके फंसने के कारण हो जाता है, जल्दी बता दो, SO2 के फंसने के कारण किसका निर्माण हो जाता है, जल्दी बता दो, फफोलेदार कॉपर का निर्माण हो जाता है। और इस तरह से कॉपर का निर्माण हो जाता है। तो पहले आप इसे लिख दो, तो फफोलेदार कॉपर के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप इसे लिख दो। अब देखो बाबू, जब जैसे अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगा, तो परिवर्तक को झुका कर गलित द्रव्यमान को बालू के सांचा में स्थानांतरण कर देंगे, तो बोल चुके बाबू। फिर इसके बाद अब उसे जैसे ही यह ठंडा होता है तो SO2 गैस धीरे धीरे पलायित होता है, बाहर निकलता है। अब पलायन होना है तो कुछ SO2 गैस का बुलबुला फुसीकरण के दौरान फंस जाता है, तथा फफोले जैसा प्रतीत होता है, इसे फफोलेदार कॉपर कहते हैं। ये हमने बात कर चुके हैं। अब देखिए कॉपर का विद्युत अपघटन पढ़ाया है, तो कॉपर का शुद्धिकरण वैद्युत इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यानी कि वैद्युत अपघटन के द्वारा भी हम लोग करेंगे। तो हम लोग बाबू समझ चुके हैं कि क्या क्या करना है। कितने पद में जाएगा, तो 4 पद में जाएगा। पहला पद क्या है बाबू आपका बताओ, तो पहला पद है सांद्रण। दूसरा पद क्या है, तो बाबू आपका जारक या भोजन। तीसरा पद क्या है, तो बाबू आपका प्रबलन। और चौथा पद है बेसिमीकरण। ठीक है, और इस तरह से हम कॉपर निर्माण करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे, बार बार इसे पढ़िए और बार बार देखिए। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद। इसे नोट कर लें आप।